नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर में आनंदम ट्रस्ट के सतगुरु रितेश्वर महाराज इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। दौरे के तहत वे राजधानी रायपुर पहुंचे। बता दें कि रितेश्वर महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए सनातन धर्म के सभी लोगों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंच रहे हैं। अपने अल्प प्रवास पर पहुंचे रितेश्वर महाराज ने साधना न्यूज संवाददाता आकांक्षा तिवारी से खास बात करते हुए देश में इन दिनों चल रहे हिजाब विवाद पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए उनकी सराहना की है। साथ ही राम राज्य निर्माण के लिए राज्य सरकार को शराबबंदी पर नवाचार का सुझाव दिया है। सुनिए इस चर्चा के कुछ खास अंश। विभिन्न प्रांतों के दौरे के बाद धर्मगुरु रितेश्वर जी महाराज छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। लगातार वे राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है महाराज जी, लेकिन सबसे पहले देखा जाए हिजाब का जो मुद्दा है, आप इस मसले को कैसे देखते हैं? हिजाब के मुद्दे को मैं समान नागरिक संहिता कानून की दृष्टि से देखता हूँ। अगर इस देश में समान नागरिक संहिता कानून आ जाए तो ऐसे मुद्दे उठने बंद हो जाएंगे। जब प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग अलग नियम बने रहेंगे तो इस देश में रोज ऐसे बातें उठती रहेंगी, रोज विवाद होगा और रोज इस पर चर्चाएं होती रहेंगी। इसका एक ही समाधान है, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक कानून सबके लिए बन जाए। ये हिजाब के और ये और बहुत सारे जो मुद्दे हैं अपने आप ही भारत के कोख में चले जाएंगे, कभी फिर ये बाहर नहीं आएगा। अच्छा, जिस संस्थान, जिस परिसर में ये तमाम घटनाएं हुई वो शिक्षा का परिसर था, बच्चे वहाँ पे पढ़ने आ रहे थे, लेकिन ऐसे में इस प्रकार का माहौल वहाँ पे उत्पन्न होना और बच्चों ही बच्चों में एक विवाद जो स्थिति वहाँ पे देखने को मिली है, इसे कैसे खत्म किया जाए? शिक्षा को किस प्रकार से ऐसे क्षेत्रों में बढ़ाया जाए? पहली बात यह है कि उन बच्चों की उम्र क्या है मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर वो बिलो 18 ईयर्स हैं और माइनर हैं तब तो वो अपने गार्जियन के ऊपर निर्भर हैं, और अगर वो अप टू 18 हैं और 18 के ऊपर हैं तो बच्चे हैं नहीं। उनको स्वयं ये सोचना होगा कि वो हिजाब के लिए लड़ाई करें कि पढ़ाई के लिए लड़ाई करें। वो उचित शिक्षा के लिए लड़ाई करें, उचित शिक्षा के लिए आवाज़ उठाएं, निःशुल्क शिक्षा की आवाज़ उठाएं, उत्तम शिक्षा की आवाज़ उठाएं, या हिजाब और भगवा के लिए आवाज़ उठाएं। तो बच्चे अगर बड़े हैं तो उनको स्वयं इस बात का निर्णय करना चाहिए, क्योंकि मत देने का अधिकार उनको मिल गया 18 साल के बाद। और बच्चे अगर छोटे हैं तो हम जो गार्जियन हैं और हमारे बच्चे ऐसे हुए, हमें चिंतन करने का जरूरत है कि हमारे बच्चे अब ऐसे विवाद में क्यों फंस रहे हैं। हमारे बच्चों को हमने अपने जैसा संस्कार दिया होगा, जैसे हमारे हैं वैसे हमारे बच्चे के संस्कार हैं। तो मुझे लगता है दोनों स्थिति में भारत के लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारी कहीं चिंतन धारा गड़बड़ तो नहीं हो गई है, हम कहीं दूसरे मार्ग पर तो नहीं जा रहे हैं। और आने वाले समय में धीरे धीरे ये छोटे छोटे विवाद इतने बड़े हो जाएंगे। मैंने रसिया का नाम लिया, छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, अनेक देश बंट गए। अगर भारत में ऐसे ही लगातार विवाद होता रहा, और इसका एक ही कारण है, भारत का कानून सशक्त होना चाहिए। भारत की जो सरकार है जो बैठी हुई है, मैं उनसे कहूँगा कि आप एक समान नागरिक संहिता कानून लाइए। तो पास होगा कि नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा, आप लाएं तो और पता चलेगा कि कौन लोग एक जैसा कानून चाहते हैं और कौन चाहते हैं कि हमको स्पेशल फैसिलिटी मिले। तो उसके बाद देशवासी उसका फैसला करेंगे, अच्छा तुम्हें स्पेशल चाहिए, सबके लिए समान चाहिए, तो उनको लाना चाहिए। और ला करके ये पता चल जाएगा कि सभी देशवासी समान नागरिक संहिता कानून चाहते हैं कि नहीं चाहते। अच्छा, वहाँ जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उनका कुछ जिम्मा नहीं बनता था क्या इन तमाम विषयों को रोकने का, या फिर कहें कि कहीं कुछ कमी रह गई क्या? देखिए, अगर कमी ना होती तो विवाद क्यों उठता? तो मैनेजमेंट की भी कमी होगी, बच्चों की भी, जो अगर वो माइनर हैं तब भी उनकी सोच को उनके माता पिता ने बनाया है, और जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी ऐसा संस्कार दिया होगा। तो मैनेजमेंट की कुछ न कुछ तो कमी रही होगी। बिना मैनेजमेंट अगर चुस्त दुरुस्त हो तो पंछी भी पर नहीं मार सकता। लेकिन मैनेजमेंट, वहाँ की पार्टिकुलर मैनेजमेंट क्या कर सकती है जब देश के कानून अलग अलग है? देश ये बताता है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल कानून बना भी दे तो उसको फॉलो करना कोई जरूरत। अभी जैसे ही विवाद हुआ उसके बाद चले जाएंगे, उसका सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, मामला लटक जाएगा और वो कहेंगे इनका अधिकार है। तो एक ही उपाय है, मैनेजमेंट के ऊपर दोष देने से कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण के रहते हुए श्री कृष्ण के सारे अपने ही परिवार लड़के समाप्त हो गए, तो अब श्री कृष्ण के ऊपर जिम्मेवारी कैसे दूं? क्योंकि भगवान तो ये कहते हैं कि अच्छी बातें बताई जा सकती हैं, मानना न मानना आपके ऊपर है। और हमारे गुरुजी भी सदा कहते थे कि सुनियम और सुनीति किसी को बाध्य नहीं करती। ट्रैफिक सिग्नल आपको पकड़ता नहीं है, लेकिन नहीं मानोगे तो पीछे से पुलिस जाके जरूर पकड़ के ले आएगा और आपके ऊपर जुर्माना कर देगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सभी लोग जिम्मेवार हो जाएं, अपने लिए चिंतन करें, राष्ट्र के लिए चिंतन करें, तो ये मामला सुलझ सकता है। मैनेजमेंट की कुछ न कुछ कमी तो रही होगी, नहीं तो विवाद इतना नहीं बढ़ता। व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए वर्तमान में? अब देखिए, जीवन की शिक्षा और जीविका की शिक्षा ये दो बातें हैं। हर मनुष्य को पहले जीवन की विद्या देनी चाहिए, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, जीवन में आनंदित कैसे रहना है। जब एक बच्चा ये सीख लेगा
तो वो छेनी हथौड़ी चला के और मिस्त्री का काम करके भी सुखी रह लेगा। और अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुण उसको नहीं सिखाए गए तो वो बक्सर के डीएम की तरह गाजियाबाद में जाके आत्महत्या कर लेगा। डीएम साहब थे, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और जाकर आत्महत्या कर लिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की विद्या भारतवर्ष को लागू करनी होगी और ये गुरुकुल परंपरा से हो सकती है। मैं किसी धर्म का पक्ष नहीं ले रहा, गुरुकुल परंपरा में ऐसा था कि बच्चों को निर्भीक और निर्भर बनाया जाता था। कुछ भी हो जिंदगी में मस्ती मत छोड़ना, आनंद मत छोड़ना। और ये परंपरा अगर फिर से लागू हो गई, भारत सरकार अगर कामयाब हो गई इसे लाने में, तो निश्चित तौर पर इन सब समस्याओं का हल हम पा लेंगे। आप छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। बीते कुछ माह पहले कवर्धा क्षेत्र में एक विवाद का मामला उठा था, झंडा विवाद का। आप वाकिफ होंगे उससे। इस प्रकार के मामले आखिर उठते क्यों हैं? एक महज झंडे को लेकर के इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाना, दो पक्षों में विवाद हो जाना, कैसे देखते हैं इसको? मैं प्रतीक को अच्छा मानता हूँ। प्रतीकों को, अगर आपके घर में आपने कोई झंडा लगाया हुआ है और पड़ोसी आके तोड़ दे, आपका घर है, आप झंडा लगा सकते हैं। आप लाल लगाए हो, पीला लगा लें, हरा लगा लें, नीला लगा लें, कोई किसी के झंडे को तोड़ेगा क्यों? कोई भी पक्ष ये काम करे, ये उचित नहीं है। हमें भारत देश में ये स्वतंत्रता है कि हम किसी भी मत को मान सकें, किसी भी मजहब को मान सकें। लेकिन आपने एक बात देखा होगा कि जहाँ जहाँ किसी धर्म विशेष की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो पता नहीं सहिष्णुता की कमी क्यों हो जाती है। होली मनाना मुश्किल हो जाता है, दीपावली मनाना मुश्किल हो जाता है, बहू बेटियों को गलत सड़क से चलना मुश्किल हो जाता है, छींटे कसी होते हैं, गायब हो जाती हैं। तो इस बात पे भी तो आंख नहीं मूंद सकते, विचार करना होगा कि जहाँ जहाँ कोई एक विशेष जनसंख्या बढ़ती है तो क्या शिक्षा में कोई कमी रह गई है? क्या 70 सालों से उन्हें बरगलाया गया है, उन्हें गलत शिक्षा दी जा रही है? और उनके लिए भी कह रहा हूँ कि आप भी चिंतन करें कि ऐसा क्यों होता है। जब हम एक साथ रहते हैं तो होली, दीपावली, ईद सब एक साथ मनाते हैं, तो जनसंख्या बढ़ते ही फिर सब कुछ बैन हो जाता है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ये चीज़। कवर्धा का विवाद एक ऐसा ही विवाद है और हर मनुष्य को अपने प्रतीक, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के लिए जागरूक रहने का अधिकार है। मैं खुद एक सनातन पंथी व्यक्ति हूँ और सनातन धर्म की पूजा करता हूँ, मानता हूँ, और प्रतीकों को ये मानता हूँ कि प्रतीक ही हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से हैं, हमारा गौरव क्या है। इस देश के प्रत्येक सड़कों का नाम औरंगजेब और बाबर रख दिया गया है। अगर ये नाम शिवाजी होते, अगर ये नाम हमारे देश की बहू बेटियाँ जिन्होंने जौहर किया, हमारे देश के वो लोग जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनके नाम पर एक एक चीज हो जाए। मैं नहीं कहता भगवान राम के, अगर भगवान राम से चिढ़ है तो मत रखो, कृष्ण से चिढ़ है तो मत रखो, भगत सिंह से भी चिढ़ है, चंद्रशेखर आजाद से भी चिढ़ है, राम प्रसाद बिस्मिल से भी चिढ़ है। इनके नाम पर रखो जिनके नाम पर आज़ादी मिली है। किसी भी मीनार का नाम इनके नाम पर रखो, किसी रोड का नाम इनके नाम से रखो, सभी लोग सहायता करेंगे, सभी लोग आनंदित होंगे। तो ये जो गुलामी के प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को मिटाना चाहिए और हमारे राष्ट्र के शौर्य के प्रतीक को राष्ट्र में वापस लाना चाहिए। महाराज जी, राम राज्य की बात कही है। छत्तीसगढ़ में भी हम देखें तो राम राज्य बसाने की एक कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। पर्यटन क्षेत्र को खास तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पूरे विषय को कैसे देखें? मैं छत्तीसगढ़ सरकार को भगवान राम के परिपथ को बनाने के लिए अपने हृदय से प्रशंसा करता हूँ उनकी, और उन्हें साधुवाद देता हूँ। मुझे तो कोई दल का कंपल्सन है नहीं कि उनके अच्छे कामों के लिए अगर वो अच्छा काम करें तो मैं उनका विरोध करूं। जो अच्छे काम हो रहे हैं राम के लिए, राम के ननिहाल के लिए, स्मृतियों के लिए, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन का, सरकार का, भूपेश जी का, पूरी सरकार का बहुत बहुत वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा शराबबंदी की ओर भी ज़्यादा ध्यान देंगे तो यहाँ की बहू बेटियाँ, बच्चे, मैं 8-8 गाँव में शराबबंदी के लिए काम किया, जागृत किया, सत्संग कराया, लोग अच्छे हो गए। तो वहाँ की अब खुशी देखता हूँ, बच्चे, बहू बेटियाँ आती हैं भगवान की तरह। मुझे, मैं तो भगवान हूँ नहीं, इंसान हूँ। बोलते आप मेरे भगवान हैं, मेरा घर सुधर गया। अरे बोला मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस गया, सत्संग किया, आपके पिताजी अच्छे हो गए, अब उनका घर इतना अच्छा है, इतना हालात से पूरे परिवार के साथ रहते हैं। यही काम यहाँ की सरकार करे तो शायद जनता उनको उसी तरीके से पूजेगी और उनको प्रणाम करेगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देगी, कई घर टूटने से बच जाएंगे। और आपने एक चीज़ क्या पूछा, मैं भूल गया। सरकार को इसी मसले पर आज सुझाव भी देंगे क्या? राम राज्य निर्माण करना है, शराबबंदी किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए, इसके साथ कुछ नया नवाचार अगर प्रयास सरकार करे तो बेहतर हो सकता है। तो कोई सुझाव? मैं छत्तीसगढ़ सरकार को एक ही बात कहूँगा कि छत्तीसगढ़ एक दिशा में बढ़ सकता है, छोटा सा प्रदेश है। मैं फिर कहता हूँ, यहाँ के सभी नागरिकों को निःशुल्क और उत्तम शिक्षा देने और चिकित्सा देने और न्याय तो उनके स्तर पर जो हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, लेकिन उनके स्तर पर जो न्याय हो सकता है अविलंब हो और वो भी निःशुल्क, ताकि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को जल्दी न्याय मिले, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के बच्चे एक जैसी शिक्षा प्राप्त कर सके, फिर अपने कौशल के बल पर वो आगे बढ़े।
पैसे के आधार पर उनको शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिला और वो आगे नहीं बढ़ पाए, ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी दुखदायी स्थिति है। एक ही राज्य में रहते हुए कोई पढ़ नहीं पाया और एक ही राज्य में रहते हुए इतना धन था कि पढ़ाई नहीं किया, शराब पी के मर गया अपने पैसे से, ऐसे भी बिगड़े हुए लड़के हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन अगर राम राज्य की बात करे तो पूरा देश अनुकरण कर सकता है। उनको करना यही चाहिए कि निःशुल्क और उत्तम शिक्षा करें, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा करें, निःशुल्क और अविलंब न्याय की व्यवस्था करें। मैं कहता हूं पूरे देश के लिए आइडियल बन जाएंगे। कठिन है नहीं, इच्छा शक्ति का मामला है, अगर होगा तो कर लेंगे। राम राज्य की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश का जिक्र न आए तो फीका लगेगा महाराज जी। वर्तमान में चुनावी राज्य है, चुनाव संचालित भी वर्तमान में हो रहे हैं उस क्षेत्र में। अगर वहां देखा जाए जाति और धर्म काफी हावी रहता है चुनावी मुद्दे पे, इससे बढ़ाना कितना उचित है? देखिए, धर्म बढ़ाना तो उचित है। धर्म का जो मैं अर्थ जानता हूँ वो है बीइंग एंड बिकमिंग। हम बचें जाति और धर्म पर राजनीति को लेकर। जाति और धर्म पे राजनीति होनी चाहिए, राजनीति धर्म युक्त होनी चाहिए और उसी पर राजनीति होनी चाहिए। विषय अगर अच्छा हो तो उस पर तर्क करो, तब भी अच्छा चीज निकल के आएगा। और विषय अगर बुरा हो तो तर्क करो या समाधान करो, बुरा ही निकल के आएगा। आप शराब की पेटी से अमृत थोड़ी निकाल सकते हो, और अमृत की पेटी में चाहे आप डंडे से उसको निकालो, चाहे आप गंदे पात्र से निकालो, निकल के अमृत ही आएगा। तो धर्म के ऊपर चर्चा सदा होनी चाहिए। जातिवाद से भारत को ऊपर उठना चाहिए। जाति ऐसे थी भी नहीं, जाति बना दी गई। हम वर्ण मानते थे, चतुर्वर्ण को मानते थे, जातियां तो हमारे यहाँ थी नहीं। अगर जातियां होती तो अभी परसों दिन 2 दिन पहले रविदास जी का इतनी बड़ी जयंती, और मैं रविदास जी की इतनी सुंदर कथा करता हूँ, मैं इनको आइडियल मानता हूँ। मीरा जैसी भक्ता गोविंद की, और रविदास जी से दीक्षा ली थी, उनको गुरु बनाई थी। तो जाति तो हम मानते नहीं। और 700 वर्ष पहले एक उद्घोषणा की गई थी कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। हम जाति पात में उतना विश्वास नहीं रखते, हम धर्म में पूर्ण विश्वास रखते हैं, और बेहतर के लिए धर्म, बढ़ने के लिए धर्म, उस धर्म में विश्वास रखते हैं। अंतिम सवाल महाराज जी, देखा जाए आप लगातार छत्तीसगढ़ आते हैं, स्ट्रेस को लेकर के काफी चिंता करते हैं और लोगों को राय भी देते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो हर वर्ग, चाहे युवा वर्ग हो या बुजुर्ग वर्ग हो, तमाम जो वर्ग सीख लीजिए। एक ही चीज तो कहेंगे ना कि आपने अपनी जिंदगी अपने अनुसार जी के देख लिया, आपने बोझ पाया, तनाव पाया, रो रहे हैं। अब मैं ये सलाह दे सकता हूँ कि एक बार मैं जो कहता हूँ या अध्यात्म जो कहता है, आप उसको अपना के देखिए। अगर आपको रेमेडी मिलती है, आनंद मिलता है, तो फिर मुझे प्रचार करने की जरूरत थोड़ी होगी। आप अपने बच्चों को भी ले आएंगे, अपने भाइयों को भी ले आएंगे। अरे ये बस ये छोटा सा बात है, आप जान लो और आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो आध्यात्म के आधार पर, सत्संग के आधार पर स्ट्रेस मैनेजमेंट 100% किया जा सकता है। मैं संभावना व्यक्त नहीं कर रहा, 100% किया जा सकता है। मेडिकल साइंस के लिए संभावना है कि शायद नींद की गोली दे दे के उसको लेथर्जिक बना दे, कुछ दिन में मोटा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन डिप्रेशन जाता नहीं है। और आध्यात्मिक सोच से डिप्रेशन टिकता नहीं है। मैं सबको यही कहूंगा, धर्म को केवल झंडा डंडा न माने, धर्म के मर्म को समझना शुरू कीजिए। पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड। अगर आपको चावल पाना है तो धान की भूसी को अलग करना होगा। वैसे ही स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर सीखना होगा तो आपको भारतीय प्राचीन धर्म के जानकार गुरु के पास, सदगुरु के पास बैठकर सीखना होगा। आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, आपको बीमार होगा, तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं उनके पास क्यों नहीं जाते? आप आएंगे तो आपके स्ट्रेस दूर होंगे, ये 100% सही है। तो ये थे महाराज रितेश्वर जी, जिन्होंने तमाम विषयों पे हमसे चर्चा की। इस दौरान उन्होंने न केवल राजनीतिक विषय, धर्म के भी विषय पे, इसके साथ ही हिजाब जैसे गंभीर विषय पे भी हमसे चर्चा की। और सीधे तौर पर अगर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी कहा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक विशेष उनके कार्यों के लिए सराहना यहाँ पे की गई है इनके द्वारा। और वहीं एक विशेष सुझाव भी दिया गया है शराबबंदी को लेकर के। नवाचार छत्तीसगढ़ सरकार को अपनाना चाहिए ताकि धर्म के रास्ते पे छत्तीसगढ़ की जो युवा पीढ़ी है वो बढ़ सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।